हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक के गुणों और दोषों का उल्लेख भी कीजिए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा। करों का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक चर्चित वर्गीकरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर है। इसकी प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। तो करों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक चर्चित जो वर्गीकरण है वो किसका है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का, जिसकी परिभाषाएं निम्न है, जिनमें हमने डाल्टन के अनुसार, जेके मेहता के अनुसार और भारतीय संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की परिभाषाओं को शामिल किया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डाल्टन के अनुसार प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर क्या है। एक प्रत्यक्ष कर वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर वह संवैधानिक रूप से लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन उसे पूर्णतः या आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाता है। तो यहाँ पर डाल्टन कहते हैं कि प्रत्यक्ष कर वह है जो किसी विशेष यानी कि किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाएगा या किसी व्यक्ति पे भी लगाया जाएगा, उसे उसका जो है भुगतान उसी को करना होगा, यानी वह कर जो है वही चुकाएगा, कोई और नहीं चुकाएगा। लेकिन अगर एक अप्रत्यक्ष कर है और किसी व्यक्ति पे लगाया जाता है तो वह उसका पूर्ण रूप से भुगतान नहीं करता है। वह हो सकता है पूर्ण रूप से उसको भुगतान ही ना करे या फिर आंशिक रूप से ही भुगतान करे, कुछ अन्य लोगों से उसका भुगतान करवाए। तो ये था डाल्टन के अनुसार। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जेके मेहता के अनुसार। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो कि पूर्णतः उसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर वह लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर वह है जिसे चुकाने वाला व्यक्ति पूर्णतः या आंशिक रूप से कुछ अन्य व्यक्तियों पर टाल देता है। यानी कि प्रत्यक्ष कर की बात करें तो यहाँ पे जेके मेहता कहते हैं कि प्रत्यक्ष कर वह है जो पूर्ण रूप से वही आदमी चुकाएगा जिसके ऊपर वह लगाया गया है, और अप्रत्यक्ष कर वह है जिसको चुकाने वाला पूर्णतः या आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों पर टाल देता है, यानी कि वह अन्य व्यक्तियों पर टाल देता है, उस कर को खुद नहीं चुकाता। भारतीय संदर्भ में देख लेते हैं। आय कर, संपदा कर, संपत्ति कर तथा उपहार कर इत्यादि को प्रत्यक्ष करों में तथा आयात निर्यात शुल्क, उत्पादन कर, बिक्री कर और चुंगी कर इत्यादि को अप्रत्यक्ष करों में रखा गया है। यानी कि आय कर, संपदा कर, संपत्ति कर तथा उपहार कर प्रत्यक्ष कर है, और आयात निर्यात कर, उत्पादन कर, बिक्री कर और चुंगी कर इत्यादि को अप्रत्यक्ष में रखा गया है। तो ये था प्रत्यक्ष कर की परिभाषा। अब चलिए देख लेते हैं प्रत्यक्ष कर के गुण। तो प्रत्यक्ष कर के गुणों की संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी गई है, जिसको हम लोग बारी बारी पढ़ते हैं। जहाँ पे दिया गया है, प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण एवं भौतिक होता है क्योंकि वह ऊंची आय वाले व्यक्तियों से वसूल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यायपूर्ण होता है और भौतिक होता है, अच्छा होता है, क्योंकि जो ज़्यादा पैसे लोग कमा रहे हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, यानी बहुत धनी वर्गों के आदमियों के ऊपर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह एक न्यायपूर्ण है, जो कि इसका गुण है। अगला देखते हैं, प्रत्यक्ष कर मित व्ययी होते हैं क्योंकि इन्हें वसूलने का व्यय बहुत कम होता है। प्रत्यक्ष कर में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, बहुत कम खर्चा आता है इसे वसूलने के लिए, यानी कि इसे सरकार के खजाने तक पहुंचाने में जो भी बीच में परेशानियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं और बहुत कम इसके लिए पैसा खर्च होता है। प्रत्यक्ष कर निश्चित होते हैं, करदाता को यह भी ज्ञात रहता है कि उसे कितना कर देना है, यानी प्रत्यक्ष कर जो है वो निश्चित है, उसकी मात्रा फिक्स रहती है और जो कर देने वाला इंसान है उसको मालूम रहता है कि उसे कितना कर देना पड़ेगा, कितना रुपया अगर वो कमाता है। प्रत्यक्ष कर उत्पादक होते हैं, देश के आर्थिक विकास के साथ साथ प्रत्यक्ष करों में स्वयं वृद्धि होती जाती है। यानी कि प्रत्यक्ष कर जो है उत्पादन करते हैं, जैसे कि और पैसों का उत्पादन करते हैं और करों का उत्पादन करते हैं। और वो कैसे करते हैं? अगर देश में आर्थिक विकास हो रहा है तो उस प्रकार से जो है करों में जो है स्वयं वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आर्थिक विकास में पैसा ज़्यादा आता है लोगों के पास, और जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा रुपया होगा, उनको तो कर देना ही पड़ेगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष करों में लोच का गुण भी पाया जाता है। प्रत्यक्ष करों की दर में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती है, यानी कि इसमें लोच का भी गुण पाया जाता है और इसे आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा सरकार कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो जो प्रत्यक्ष कर लगाए जा रहे हैं जिन व्यक्तियों पर, उनको बढ़ा भी सकती है और उनको घटा भी सकती है। तो ये भी इसका एक गुण है। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष कर से आय और संपत्ति के वितरण में असमानताओं को कम किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर से जो है आय और वितरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, यानी कि कुछ लोगों की आय बहुत कम है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा आय है, और वितरण की समस्या, यानी कि कुछ लोगों के पास अच्छी सुविधाएं हैं, कुछ लोगों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो उनके पास अच्छी सुविधाओं का वितरण करना। तो यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष कर से आय और संपत्ति के वितरण में, यानी कि पैसे के वितरण में जो है असमानता जो है उसको कम किया जा सकता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगला है प्रत्यक्ष करों के दोष। यानी कि प्रत्यक्ष कर के गुणों को हम लोगों ने देख लिया, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रत्यक्ष कर के बारे में बताई गई हैं, लेकिन इसकी जो बुरी बातें, यानी इसमें जो गलत है वो क्या है, तो इसकी जो संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है। प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक होते हैं, करदाताओं को अपनी आय एवं लेन देन का हिसाब रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर जो है असुविधाजनक होते हैं,
क्योंकि इसमें जो है जो ग्राहक होता है, एक करदाता होता है जो कर देता है, उसको अपनी आय और लेन देन यानी कि जो वो कमा रहा है उसका क्या लेन देन हो रहा है उसके बिजनेस में, उन सब का हिसाब रखना पड़ता है। प्रत्यक्ष करों में नैतिकता का ह्रास होता है, लोग चोरी करते हैं, अपने वास्तविक व्यवहार तथा आय को छिपाते हैं। यहाँ पे संत जो है मिस प्रिंट हो चुका है, तो इस संत पे आप ध्यान ना दें, यहाँ पे प्रत्यक्ष करों से पढ़ें। प्रत्यक्ष करों में जो है नैतिकता का अब ह्रास होता है कि नैतिकता की जो है वो कमी होती है, क्योंकि लोग चोरी करने लगते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वो अपना पैसा कर के रूप में सरकार को दें, इसलिए वे अपने वास्तविक व्यापार यानी जो धंधा करते हैं उसको छुपाते हैं कि मैं ये व्यापार करता हूँ, उसको वो लोग नहीं बताते हैं। और आय जो है कि कितना इससे इनकम होती है ये भी नहीं बताते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष कर लगाना अच्छी जितना बात है उतना बुरा भी हो जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष करों का दर निर्धारण भी मनमाने ढंग से किया जाता है। कर अधिकारी मनमाने ढंग से कर निर्धारित करते हैं। तो प्रत्यक्ष करों का जो निर्धारण है वो भी कर अधिकारी जो होते हैं जिनको कर निर्धारण के लिए चुना जाता है कि ये लोग कर निर्धारण करेंगे, वो लोग जो है उसका मनमाने ढंग से निर्धारित कर देते हैं कर को, जिससे कि लोगों को नुकसान होता है। कर वसूली असुविधाजनक होती है। कर वसूली के लिए सरकारी कर्मचारियों को बार बार नोटिस देनी पड़ती है और करदाताओं के पास जाना पड़ता है। यानी कि कर वसूली बहुत ही असुविधाजनक होती है, इसमें कोई भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है, बहुत सुविधा नहीं होती है। इसकी वसूली के लिए सरकारी कर्मचारियों को बार बार नोटिस देना पड़ता है कि हाँ जाइए आप और करदाताओं से कर लेकर आइए। तो ये भी एक असुविधाजनक बात होती है जो कि इसका एक दोष है। इसके अगल में देख लेते हैं प्रत्यक्ष करों से सरकार को आय बहुत कम हो पाती है, क्योंकि यह कर केवल धनी व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम होती है। यानी कि प्रत्यक्ष कर जो है वास्तविक रूप में देखा जाए तो अच्छा तो है, लेकिन इससे जो आय जो है वो कम होती है, क्योंकि धनी व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, ज़्यादा लोग धनी नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है ये सारे थे इनके दोष। अब चलिए हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष कर के गुण, यानी कि अप्रत्यक्ष करों के गुण क्या हैं। तो अप्रत्यक्ष करों के गुण जो है निम्नलिखित लिखे गए यानी कि नीचे दिया गया है, जिनमें से है पहला, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं को क्रय करते समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में चुकाया जाता है, जिससे कर चुकाने में सुविधा रहती है। यहाँ पे भी मिस प्रिंट हो चुका है जो कि टेक्निकल टीम की गलती है, जिसमें कि कर्ज की जगह कर होना चाहिए। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं के क्रय करते समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में चुकाया जाता है, यानी कि जब कोई भी वस्तु आप मार्केट में जाते हैं खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स लगा है उसको भरते हैं और उस सामान को पाते हैं, तो इसमें कर चुकाने में जो है सुविधा रहती है, लोगों को ज़्यादा भार नहीं महसूस होता है। अब अगला देखते हैं, अप्रत्यक्ष कर द्वारा मादक पदार्थों तथा अन्य हानिकारक वस्तुओं पर ऊंची दर से कर लगाकर उनके प्रयोग को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि अप्रत्यक्ष कर जो है इसके द्वारा जो है मादक पदार्थ यानी कि शराब वगैरह हो गए, जैसे नशीले पदार्थ हो गए, और हानिकारक पदार्थ जो कि लोगों को हानि पहुंचाते हैं, इन सभी पदार्थों पर जो है ज़्यादा कर लगाकर यानी कि इनको ज़्यादा कर लगाकर बेचा जाए, जिससे इनका मूल्य बढ़ जाएगा और इनका जो है उपभोग जो है नियंत्रित किया जा सकता है, लोग इसे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। इसके आगे देखते हैं, इन करों से बचने में कठिनाई होती है, क्योंकि यदि उपभोक्ता कर लगी हुई वस्तु का प्रयोग करता है तो उसे कर देना ही पड़ेगा। तो ये जो है इससे बचने में जो काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इससे जो है उपभोक्ता को जो है अप्रत्यक्ष कर से जो है अगर उपभोक्ता को कोई भी सामान लेना है तो उस पर उसको कर देना ही पड़ेगा। कोई भी वस्तु वो यूज करे अगर वो कर के अधीन आती है तो उसको कर देना पड़ेगा, और लगभग सभी वस्तुएं कर के अधीन आती ही हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष करों में प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक लोच रहती है। विशेष रूप से आवश्यक वस्तु पर लगाए जाने वाले करों में पर्याप्त लोच है, यानी कि आवश्यक वस्तुएं जो है उस पर कर जो है बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, क्योंकि इससे जो है लोगों को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं वो नहीं नकार सकते हैं, जैसे कि दाल हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, मसाले हो गए, ये सब चीज़ें आम जिंदगी की ज़रूरतें हैं, इन पर अगर ज़्यादा कर लगता है तो इससे जो है बचा नहीं जा सकता है। लोगों को ज़रूरतें हैं, अगर तेल की ज़रूरत है तो उसे खरीदना ही खरीदना है, चाहे कितना भी महंगा हो जाए। तो इस प्रकार से जो है अप्रत्यक्ष करों में प्रत्यक्ष करों की तुलना में ज़्यादा लोच होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है बदलाव किया जा सकता है। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष करों में समाज के सभी वर्गों में कुछ न कुछ कर की प्राप्ति अवश्य होती है। इस प्रकार करों का आधार प्रत्यक्ष करों की तुलना में विस्तृत हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर जो है इसमें जो है सभी वर्गों से, यानी कि जो भी सामान कोई भी खरीद के यूज कर रहा है, कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ ले रहा है, उन सबको जो है अप्रत्यक्ष कर देना होता है। और इस प्रकार से जो है इसकी जो है क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा बड़ा विस्तृत हो जाता है, और जिसके कारण जो है अप्रत्यक्ष करों की तुलना में विस्तृत हो जाता है। प्रत्यक्ष करों की तुलना में इसका आधार जो है वो विस्तृत हो जाता है, यहाँ कहने का ये मतलब है। अब आगे हम लोग चलिए देख लेते हैं अप्रत्यक्ष करों के दोष। अप्रत्यक्ष करों के जो गुण थे जो उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि बहुत अच्छे गुण थे, लेकिन इसके दोष भी हैं, उन दोषों को चलिए देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष करों में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं।
यदि इन करों को सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है तो धनी व्यक्तियों की तुलना में निर्धन पर कर का वास्तविक भार अधिक पड़ता है। यानी कि आवश्यक वस्तुओं को जो निजी जीवन में आती हैं उन पर अगर कर लगाया जाए तो सरकार को तो कर ज़्यादा मिलेगा ही, लेकिन जो धनी वर्ग हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो गरीब वर्ग हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उनके ऊपर वास्तविक भार जो है वो अधिक पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं इन करों से प्राप्त आय के बारे में अनिश्चितता रहती है, क्योंकि करों के परिवर्तन से वस्तु की मांग और पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि ये जो कर हैं इनसे जो है अगर आप आय प्राप्त करते हैं तो इनमें जो है अनिश्चितता रहती है, क्योंकि ये जो है टाइम पे जो है कर नहीं मिलता, क्योंकि करों के परिवर्तन से वस्तु की मांग और पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम करों की मात्रा बढ़ा दें तो लोग उस वस्तु को जो है कम यूज करना चालू कर देंगे, और जैसे ही उस वस्तु को लोग कम यूज करेंगे वैसे ही उस कर को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है आय के बारे में अनिश्चितता रहती है, क्योंकि करों के परिवर्तन से वस्तु की मांग और पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगर सस्ती हो गई वस्तु, कर कम हो गया तो मांग जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर जो है महंगी हो गई तो मांग जो है वो कम हो जाएगी। तो ये था। अगला देखते हैं अब, अप्रत्यक्ष करों से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है जिससे मुद्रास्फीति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अप्रत्यक्ष कर जो है इससे मूल्यों में वृद्धि होती है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर जो है इसको लगाने से जो व्यापारी होते हैं वो लोग अपने मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं। किसी भी वस्तु को अगर कोई बेचता है उस पर जाके और कर लगा दिया जाए तो वो कर जो है वो खुद से तो भरेगा नहीं, इसलिए वो क्या करता है, वो कर जो है ग्राहकों पर लगा देता है और ग्राहक जो है उससे भरते हैं। तो ऐसे जो है व्यापारी कर देने से बच जाते हैं, लेकिन इसमें जो है पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, जिससे कि मुद्रास्फीति की समस्या पैदा हो जाती है। अप्रत्यक्ष करों से करदाताओं में नागरिक चेतन नहीं जागृत होती, क्योंकि करदाता को कर देते समय करों के भार का अनुभव नहीं करते हैं। अप्रत्यक्ष कर में जो है जब कोई आपकी ज़रूरत की वस्तु है उसे खरीदते हैं तो उसमें आपको कर देना होता है और आप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें जो है नागरिकों का चेतन नहीं जागृत है, यानी नागरिकों का दिमाग जो है ज़्यादा नहीं चलता, और यहाँ पे जो है करदाता कर देते समय करों के भार का अनुभव नहीं करते हैं। यानी कि जब वो कर देते हैं तो उन्हें नहीं लगता है कि वो कर दे रहे हैं, क्योंकि उनके बदले में कोई ना कोई वस्तु मिल जाती है। जहाँ पे वस्तु नहीं मिलती है कोई, वहाँ पे जो लोग कहते हैं कि ये जो है अनुभव होता है, यानी कि कर के भार का अनुभव वहाँ पे होता है जहाँ पे लोग ऐसे पैसा नहीं देते हैं, जैसे कुछ मिलता ना हो। खरीदने जाएंगे अगर आप तो वहाँ पर टैक्स देंगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, तो आप भूल जाएंगे कि आपने कुछ टैक्स दिया। लेकिन अगर आप कुछ खरीदने नहीं जा रहे हैं, समान रूप से आपको जाके पैसा ही जमा करना है जो कि टैक्स है आपका, तो वहाँ पे जो आपको ज़रूर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं लास्ट जो है वो है, अप्रत्यक्ष कर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा नहीं वसूल किया जाता है, इसलिए विक्रेता उपभोक्ताओं से कर की अधिक वसूली कर सकते हैं और स्वयं लाभ कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कह रहा है कि यहाँ पे जो है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इसे नहीं वसूला जाता है। यहाँ पे विक्रेता उपभोक्ता की कर की अधिक वसूली कर सकते हैं, यानी कि जो बेच रहा है वो उपभोक्ता से अधिक ज़्यादा कर इस्तेमाल करवा सकता है और उस कर को लगा सकता है, और अधिक ज़्यादा कर में जो है सामानों को बेचेगा, जिससे कि उसे और ज़्यादा फायदा होगा और वह स्वयं लाभ कमाएगा। तो दोस्तों ये था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा और इसके कारण व दोष, जिसको मैंने इसमें समझा दिया है। अगर आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आया है तो इसको 1-2 बार और देख लें, और समझ में आ गया हो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।